मिल गया। नमस्कार, डीडी यूपी के विशेष कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होना है उनमें मुलायम परिवार का गढ़ इटावा, मैनपुरी, कन्नौज भी शामिल है। बुंदेलखंड के 19 विधानसभा सीटें भी इसी दौर में अपना मतदान करेंगी। 16 जनपदों की 59 सीटों पर 20 तारीख को मत डाले जाएंगे। इन सीटों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव और कानपुर से सतीश महाना जैसे बड़े नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कभी इन क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी का अपना वर्चस्व होता था, लेकिन 2017 में इन क्षेत्रों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकार में ले लिया और समाजवादी पार्टी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बुंदेलखंड में पिछले 2017 में 19 की 19 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का रास्ता साफ कर दिया था। चुनाव इस बार भी उतनी ही गहमा गहमी से है, उतने ही जोड़ तोड़ हो रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी चर्चा 10 मार्च को करेंगे, लेकिन अभी तक जो है जबरदस्त गहमा गहमी, एक एक वोट के लिए राजनीतिक दल संघर्ष कर रहे हैं। बसपा भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ती हुई आ रही है और जो दूसरे दल भी हैं वो भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं आज, उसमें आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए थे, तो अभी उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि क्या स्थिति है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ, रोहित अग्रवाल जी आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत, रोहित जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। रोहित जी, पश्चिम में अभी जिक्र करेंगे हम आलोक जी से। पश्चिम में जो परिस्थितियां आपकी थी, क्या लगता है कि ये जो तीसरे चरण में है यहाँ कुछ करने की स्थिति में हो चुकी? जो परिस्थितियां दिख रही कि समाजवादी पार्टी को अपना गढ़ बचाने के लिए चुनौतियां फेस कर रहे हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की भाषा में हम बोले तो पहला चुनाव जाट लैंड में था, दूसरा चुनाव मुस्लिम लैंड में था और तीसरा चुनाव यादव बेल्ट में है। तो इन तीन मुझे लगता है दौर के चुनाव में तो भाजपा अपना पूरी तरीके से अस्तित्व खो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना तो युवाओं के लिए कुछ किया, ना व्यापारियों के लिए कुछ किया और कानून व्यवस्था का भी खाली ये डींगे हाँकते रहे। आपने देखा कि इनके खुद केंद्रीय मंत्री जो है वो कह रहे हैं साहब हमारे ऊपर हमला हो जाता है। अगर आप सोचिए जिस केंद्रीय मंत्री के पास Z+ सिक्योरिटी हो और उसके ऊपर हमला हो रहा है, तो इससे ज्यादा बदतर स्थिति क्या हो सकती है कानून की उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कानून व्यवस्था की भी पोल खुल गई है पूरी तरीके से। हाथरस के अंदर जिस तरीके से इन्होंने आधी रात को बेटी को जलाया था, तीसरे चरण में हाथरस भी आता है। और जिस तरीके से कानपुर के अंदर खुशी दुबे को आज तक जेल से ये छुड़वा नहीं पाए और ब्राह्मणों में एक रोष है उसको लेके, और वहीं पे आशीष मिश्रा टेनी की 4 महीने के अंदर जमानत हो जाती है, जो कि जिसने 4 किसानों को कुचला, उसका वीडियो आपके सामने है। और उस बिटिया की जो 4 दिन की ब्याहता है, जो 4 दिन की ब्याहता है, बोलिए रोहित जी। हाँ जी, वो जो 4 दिन की ब्याहता है, वो 4 दिन की ब्याहता आज तक जेल के अंदर है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जमीन खो चुकी है। और यहाँ पे तो सफाई भी आता है, जहां पे इनको सबसे ज्यादा समस्या थी, ये आर्टिस्ट को नचनिया बताते थे। हाँ। और आर्टिस्ट के लिए अपशब्द का प्रयोग करते थे कि यहाँ पे साहब नचनियों का नाच हो रहा था। तो ये सफाई की जनता भूलेगी थोड़ी ना, उसका जवाब तो देगी ना सफाई की जनता यहाँ कहीं ना कहीं। बिल्कुल आलोक जी है, मैं आपके सवालों का जवाब आलोक जी से। आलोक जी ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री को तो आप सिक्योरिटी वगैरह दे रखे हो, उसके बाद भी इतनी बदमाशी गुंडई उनके ऊपर हमला हो रहा है। और आर्टिस्ट और नचनिया का भी जिक्र इन्होंने किया कि भाई आप नचनिया बताते हो, आर्टिस्ट हैं। बड़ी मतलब संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अब क्योंकि गठबंधन का असर है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो भाषा का स्तर तो आ ही जाएगा। तो मैं शुरुआत करता हूं, उन्होंने नचनिया से जो बात शुरुआत करी है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सैफई का महोत्सव क्यों फेमस हुआ। इसलिए फेमस हुआ कि राजा रोम जल रहा था और राजा जो है बंसी बजा रहा था। मुजफ्फरनगर जल रहा था। 5 दिन तक वहां पर रालोद के जो नेता हैं, हमारे प्रवक्ता भाई बैठे हैं, पूछना चाहता हूं इनसे कि 5 दिन तक मुजफ्फरनगर और पश्चिम जिलों में आग लगी हुई थी, सहारनपुर में आग लगी हुई थी। आपके नेता स्वर्गीय अजीत सिंह जी और आपके वर्तमान अध्यक्ष कहां पर थे उस समय?
और अखिलेश यादव जी का जो नाच गाना जो आप कह रहे थे वो उस समय मुजफ्फरनगर में चल रहा था। अब आप उसको नचनिया कह लीजिए, हम तो नहीं कहते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को संभालने की, उन्होंने उसको प्राथमिकता न दे करके हजारों लोगों के पलायन को प्राथमिकता उन्हें होने दी और उन्होंने नाच गाना अपना जारी रखा। इतना मैंने कह चाहता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है ना, वो आज तक किसी जनता ने किसी गरीब के लिए नहीं किया। आज देश का प्रधानमंत्री या गरीब का बेटा, एक पिछड़ी जाति से आने वाला व्यक्ति जिसने गरीब से डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित किया है, गरीब को डायरेक्ट बेनिफिट से ट्रांसफर दिया है। आज किसी गरीब का घर और खेत और दुकान मकान नहीं बिकता है कि उसको इलाज करने के लिए जो है आज 5 लाख रुपए सरकार देती है। आज हर गरीब के घर पर रोटी और मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज चाहे फ्री में राशन पहुंच रहा हो, फ्री में गैस पहुंची हो, फ्री में इलाज हो रहा हो, या बच्चों की पढ़ाई में जो है फ्री में कर रहे हैं। और यहाँ तक की बात कन्याओं के विवाह की बात है, 1 लाख रुपया सरकार जो है कन्या के विवाह पर देती है। और सुमंगला योजना में 25,000 रुपए हम देते हैं, देते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, हमने पश्चिम यूपी का परसेप्शन हमने सही किया है, सबको सुरक्षा दी है। जहां पे हर जिले में एक दंगा होता था अखिलेश सरकार में, एक मिनी सीएम होता था और एक आतंकवादी घटना होती थी। हमने एक भी आतंकवादी घटना नहीं होने दी है, एक भी दंगा नहीं होने दिया है। और जिन अपराधियों के बल पे जिनके लिए पलक पावड़े बिछा सरकार थी, उन अपराधियों को ठोक करके बंद भी किया है और दंगाइयों को चौराहे पोस्टर लगा करके उनकी संपत्ति को नीलाम करके उस भरपाई भी करी गई है। तो हमारी सरकार जनता के लिए है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पे हम काम कर रहे हैं, दंगाइयों के खिलाफ काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, उन्होंने तो कदीर राणा को भर्ती कर लिया, जिनके ऊपर मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप थे, उन्होंने भर्ती किया अपने में। आपने जो है अभी जिनकी वजह से नाहिद हसन की वजह से पलायन हुआ था, वहां पे एक मुकीम काला रंग का गैंग था, उस गैंग का सबसे पहला इनकाउंटर भी जो है भाजपा सरकार ने जो है शामली के अंदर किया था। और आपने उसी दंगाई को जो है टिकट दे दिया लड़ाने के लिए। तो आपको दंगाई और अपराधी इतने प्रिय है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जनता ने आपको देखा है और जनता आपको दोबारा फिर से जमीन दिखाई। बिल्कुल प्रेमकांत जी, दोनों लोगों की बातें आपने सुनी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं जी। क्या लग रहा है कि जो ये रण है, इसको हालांकि रण हम लोग भले ही इस्तेमाल करें, लेकिन लोकतंत्र का एक पर्व है, मस्ती है, उल्लास है, अपना वोटर मतदान करेगा। ये नेता हैं जो अपनी नीतियों के साथ जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। कैसा दिख रहा है चुनाव आपको? कुल मिलाकर के रामेन जी, हम तो एक बात ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं आलोक अवस्थी जी, उन्होंने अपनी बात कही है और उसके पहले रोहित जी ने तमाम आरोप लगाए और बहुत सारी बातें कही। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आजकल मतदाता वो बड़ा समझदार हो गया है और वो निरंतर समझदार होता जा रहा है। पिछले चुनाव को आप देख लीजिए, और ऐसा नहीं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ में सत्ता में आई थी, लेकिन चुनाव के पहले ये दावे के साथ कोई नहीं कह सकता था कि इनकी हवा है या उनकी हवा है। तब भी ऐसा लगता था कि भाई फाइट तो टफ है, लड़ाई तो मुकाबले की, कांटे की है। तो ऐसी बात ये है एक सवाल आपसे कर लेते हैं। भाजपा जब पिछली बार आई थी तो समाजवादी पार्टी का जो भी शासन था उसके विरोध में जो लोग थे उनके कारण आई थी जी। क्या भारतीय जनता पार्टी इन 5 सालों में नए वोट को जोड़ पाई है क्या? ये सीधा सा सवाल है हमारा। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आलोक अवस्थी जी ने अभी जिन योजनाओं को गिनाया है, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा 2019 के चुनाव में, जब संसद का चुनाव हो रहा था और राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया था कि हम 6,000 रुपए महीने के हिसाब से, यानी 12,72,000 सालाना देंगे। तो मैं अपने गांव की तरफ पत्रकार होने के नाते सर्वे करने गया था और मेरा गांव बहुत दूर नहीं है, लखनऊ की ही उसमें आता, बख्शी का तालाब क्षेत्र में। जी। तो मैंने कुछ उन लोगों से जो दलित वंचित वर्ग के हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप इससे कितना आश्वस्त हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए 9 नगद बेहतर है 13 उधार से। ये सवाल, ये जवाब, तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन लाएंगे, तमाम वादे कर रहे हैं। अब भाई सवाल है कि ये इस बात पे भी मैंने उनसे पूछा तो कहा कि इसके पहले क्या वो सत्ता में नहीं थे? बिल्कुल। तब क्या नहीं ये ला सकते थे? तब बिल्कुल। ये जो पिछले आपके आचरण हैं, जो पिछले आपका सत्ता का संचालन है, उसको देख करके ही रोहित जी आपको वोट देंगे, किसी भी दल को वोट देते हैं। आपका आचरण देखते हैं कि उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कितना सुरक्षित रहेंगी, कितना सफल होंगी, ये सब देखने के बाद मतदाता वोट देता है। एक सवाल रोहित जी, और आप कह रहे थे गढ़ है हम बचा लेंगे। करहाल से जब चुनाव घोषित हुआ तो उन्होंने कहा अखिलेश जी ने कि ये तो हमारा घर है, हम क्यों नामांकन करेंगे, दोबारा नहीं आएंगे।
वो खुद गए, दोबारा अपने पिताजी को लेकर के गए, जिनकी हालत ये नहीं है कि वो नाम तक याद नहीं रख पा रहे हैं। यानी क्या करहल का चुनाव भी आपके लिए टफ है, क्या आपको लगता है? इसके क्या मायने हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय हमारे लिए टफ नहीं है, क्योंकि उसका कारण यह है भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में अव्यवस्था फैलाई है प्रदेश के अंदर। क्योंकि 2017 में जनता ने इनके ऊपर बहुत विश्वास व्याप्त किया था और इनको 325 सीटें दी थी और जनता को इनसे बहुत उम्मीदें थी, पर बदले में इन्होंने क्या दिया? युवाओं को लाठियां दी। जब आप रोजगार मांगते हो तो महिलाओं का चीरहरण हुआ, आधी रात को बेटियां जली, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ ये खड़े रहे जब तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ। हमने देखा किस तरीके से लखीमपुर के अंदर जो स्थिति हुई है, और कानपुर का एक व्यापारी मनीष गुप्ता जब मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में जाता है तो वहां पुलिस द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। ये घटनाएं दुखद हैं, इनका कोई पक्ष नहीं लेगा रोहित जी। ये दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं, देखिए आलोक जी एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और एक अच्छे वक्ता हैं, पर वो भी असहज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी अव्यवस्था फैली है, और वो भी असहज हो जाते हैं ये जवाब देने में, क्योंकि उनको भी पता है कि युवा आज बेरोजगार है और युवा तो नौकरी मांग रहा है, उसको आप क्या जवाब दोगे? उसका बात पेट से, उन बातों से तो उसका पेट नहीं भरेगा। अब आप देखिए रोहित जी, जब आपकी सरकारें थी, रोहित जी आप बड़े इश्यूज उठाते हैं, पूरी समाजवादी पार्टी युवाओं की बात करती, आप अपनी सरकारों में क्या करके हो? आप भी तो सत्ता में थे, लंबे वक्त तक सत्ता में रहे, क्या औद्योगिक स्ट्रक्चर था कि कितने लोगों को स्वरोजगार की तरफ ले गए? ये भी तो सवाल आपसे पूछेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो रिपोर्ट कार्ड तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर सही काम किया होता तो 17 में भारतीय जनता पार्टी आती क्यों? भारतीय सही बात कही उन्होंने, तभी लेके आई थी ना, क्योंकि हम जनता के कहीं ना कहीं मापदंड पे खरे नहीं उतर पाए थे। पर अब जब 5 साल बीत गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय बिल्कुल रोहित जी, मैं करना चाहती है। मैं प्रयास करता हूँ कि आलोक जी आपके सवालों का जवाब दें। बिल्कुल, हाँ, आलोक जी आप मुझे और दे दीजिए। देखिए रोहित जी ने एक बात जो कही और जो स्वीकारोक्ति की, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। उनका दिल बड़ा है, वो युवा है, उनका भविष्य उज्जवल है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमने काम किया होता तो हमारी सरकार क्यों जाती। तो स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने जो काम किया था मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या किया था, ये पहले आज जो है वहां पर एक माफिया होता था, एक जिले के अंदर एक मिनी सीएम होता था और हर जिले में एक दंगा होता था। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। आज हम जो है, हमारी सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रही है, एक उत्पाद दे रही है और एक इंडस्ट्री वहां पर दे रही है। एक बड़ा अंतर हमने किया है। पहले खाली 5 जिलों में जो है बिजली आती थी, जो सैफई कुनबे के लोग सत्ता में थे। आज 24 घंटे हर जिले में बिजली आती है। आज खाली एक कुनबे के लिए नहीं आती है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इनामी कुख्यात अपराधियों को हमने मार के गिराया है। रंगदारी जमीन मकान पे कब्जा करने वालों के ऊपर बुलडोजर चला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है और वहां पे गरीबों के मकान बनाए हैं। तो हमने उस धारा को ही उलट दिया है, जिससे जहां से ये पल्लवित पुष्पित होते थे, हमने जो टेंडरबाजी जो होती थी, 1 लाख रुपए के टेंडर को हमने जो है ई टेंडरिंग करके इनकी जो बपौती होती थी बदमाशों की, जहां से रुपया कमाते थे, वो हमने बंद किया। आज आपको शहरों में 4-4, 5-5 गाड़ियों के काफिले नहीं दिखाई पड़ेंगे कि नाले दिखाई पड़ती थी। कोई 10 नाल निकल रहा है, कोई 10 नाल निकल रहा है, कहीं इधर फायरिंग हो रही है, कहीं उधर फायरिंग हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन नालों को हमने मोड़ करके कूड़े में फेंक दिया है और जो नाले चलने वाले थे उनको जेल के अंदर डाला है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बम नहीं चलते हैं। आज बम बम भोले का नारा लगता है और कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाए जाते हैं। पहले कांवड़ यात्रा पे बम चलते थे और पत्थर फेंके जाते थे। आज अयोध्या में और काशी में भव्य दिवाली होती है। उस समय कोई अयोध्या और काशी की तरफ मुंह करके नहीं देखता था। पूरे प्रदेश में सड़कों का, मेट्रो का जाल पड़ रहा है। पारदर्शी तरीके से हमने सरकारी नौकरियां दी। एक भी सरकारी नौकरी पे किसी का ना आरोप लगा, ना ही माननीय उच्च न्यायालय ने कोई हस्तक्षेप किया है। समाजवादी पार्टी में वहीं पे एक धर्म विशेष और एक क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए नौकरी दी गई थी, वो भी भ्रष्टाचार करके, और 4 भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल किया था। और उनके यूपीएससी के जो बोर्ड के चेयरमैन थे अनिल यादव, उनके खिलाफ तो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, वो भी माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था। सुप्रीम कोर्ट तक बचाने ये लोग चले गए थे। और रही बात, इन्होंने क्राइम की बात करी है। अरे आपके सरकार का मंत्री गायत्री प्रजापति जो बलात्कार के आरोप में था, बलात्कार करके एक महिला के साथ, एक बालिका के साथ आरोपी था, आप अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए साथ में घूम रहे थे, उसके लिए प्रचार कर रहे थे। हमने उसको गिरफ्तार किया हमारी सरकार में आने के बाद और सजा दिला करके उसको जो है आजीवन कारावास सजा कराई है। ये बड़ा अंतर है। बिल्कुल अंतर है। रोहित जी अभी आपके पास आऊंगा। 25,000 का इनामी,
हाँ रोहित जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेमकांत तिवारी जी को भी हमने बीच में बैठा रखा कि आप लोग सीधे आरोप प्रत्यारोप आमने सामने न लगाएं, इसलिए हमने प्रेमकांत जी को बैठा रखा। प्रेमकांत जी, जो बात हमने रोहित जी से पूछी थी, क्या करहल में जो सोच करके अखिलेश यादव चुनाव में गए थे वो स्थितियां नहीं है क्या? मुलायम सिंह का जाना ये दर्शाता है कि उनको लगता है कि हमारे जो बड़े नेता थे एक बार जाएंगे तो भावनात्मक रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत आ रही क्या? करहल, ये बात तो सही है कि देखिए, सबसे बड़ी बात एक ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं भारत में जहां पर अभी जातिवाद का बोलबाला रहता है। और उसके हिसाब से देखिए तो मैनपुरी, इटावा ये यादव बेल्ट के रूप में जानी जाती है और करहल उसमें एक गढ़ माना जाता है। करहल में मुलायम सिंह यादव ने शुरुआत वहीं से अध्यापक भी थे और वो उनके सैफई से बहुत दूर नहीं है, थोड़ी ही दूरी पर है। शुरुआत भी मुलायम सिंह ने एक उनको ये तो इत्मीनान था कि ये मुलायम सिंह जी का गढ़ रहा है तो हमारा भी बहुत इससे सपोर्ट मिलेगा, तो वो तो एक उनको अच्छी उम्मीद। जिस तरह से वो मुलायम सिंह यादव को अखिलेश जी ले गए हैं तो ये तो जरूर लगता है कि वो आखिरी कसर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये जरा सा भी संदेश देने की गुंजाइश नहीं रखी कि हम नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, यानी बड़े नेता को हम जो है वो कोई वॉकओवर दे रहे हैं, वो सेफ साइड नहीं दे रहे हैं, वॉकओवर नहीं दे रहे हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने बाकायदा आगरा के सांसद को और केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाया, एसपीएस बघेल को। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता उससे जाहिर होती है। और जाहिर है कि अगर कास्ट इक्वेशंस की ही बात करें, विकास और ये आरोप और कानून व्यवस्था और इन सब चीजों को लेकर के जो बातें हो रही हैं, तो इनसे अलग भी अगर आप बात करें तो मतदाता आजकल जो है वो इतना होशियार हो गया, इतना समझदार हो गया है। ये तकनीक क्रांति जो सूचना तकनीक है, हाँ, इसने होशियार कर वो दिया। अभी किसकी हवा चल रही है ये देखने में क्या लग रहा है। प्रेमकांत जी, समय कम है, मैं बुंदेलखंड की चर्चा कर लेता हूँ। रोहित जी, मैं बुंदेलखंड जाना चाहता हूँ जहाँ 19 सीटें हैं और एक समय बुंदेलखंड जिसने 5 साल पहले देखा है वो ये जानता है कि सूखे की क्या स्थिति थी, किस तरह पानी चूल्हों से निकाल करके लोग पीते थे, नदियों के किनारे 2-2 किलोमीटर पानी लेने लोग जाते थे, टैंकर से पानी जाता था, ट्रेन से पानी आता था, और जो लूट मार थी क्रेशर से लेकर के खनन तक, वो सभी जानते हैं। अभी हम झांसी गए थे, अभी भी आपके वो हस्ताक्षर कहीं न कहीं मिल जाते हैं और लोग उन दिनों को याद करके कहते हैं कि नहीं ये सरकार अच्छी है। ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। तो क्या लगता है कि बुंदेलखंड में संभावनाएं आपकी कुछ दिखती हैं इस बार, या वही रिजल्ट रहेगा? देखिए, बुंदेलखंड का जो मुख्य मुद्दा है वो है आलू किसान का मुद्दा, क्योंकि बुंदेलखंड जो है आलू बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है और आलू किसानों को पिछले 5 सालों में उनकी लागत का सर पहले तो हम निवेदन कर लें। सर हमारा निवेदन, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा ये इधर आलू होता है। बुंदेलखंड में मटर की खेती जरूर अच्छी होती है, बाकी आलू की खेती नहीं होती, मोटे अनाजों की खेती होती है। मैं संशोधन कर दूं, आप अपना उत्तर दीजिए। नहीं, बुंदेलखंड बेल्ट में भी जो जॉइनिंग बेल्ट है वहां पे आलू की खेती होती है और एक आलू के रेट की समस्या है, क्योंकि आलू को एक सही रेट 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई है। जो 59 सीटों पे चुनाव हो रहा है वो एक आलू बेल्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो आलू का जो एक सही रेट था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे नहीं दे पाई है और आलू के किसान को अपना आलू फेंकना पड़ा है। दूसरी चीज ये है कि बुंदेलखंड में कोई किसी तरीके का विकास करने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके डेवलपमेंट बुंदेलखंड के अंदर नहीं कर पाई है, जबकि बुंदेलखंड को आप एक अच्छा पर्यटन स्थल बना सकते थे वहां पे और एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अट्रैक्ट करने के लिए आप वहां पे काम कर सकते थे। पर इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विफल रही है और ये कहते जरूर हैं कि हमने अभी आलोक जी यही बोलेंगे कि हर घर नल की व्यवस्था हमने की है, पर सच्चाई ये है कि वहां उन नलों में ना तो चलिए मैं आलोक जी से आपके सवालों का जवाब देने योग्य नहीं है। रोहित जी, आलोक जी, रोहित जी कह रहे हैं कि आप पर्यटन स्थल अच्छा बना सकते थे, वो परिस्थितियां बदल गई। जब कोई डकैत मुलायम सिंह को अपना भाई कहता था, तो अब तो परिस्थितियां हैं कि बुंदेलखंड को आप बना सकते हो। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को समग्र रूप से देख रही है, समग्र रूप से विकास कर रही है। बुंदेलखंड एक बड़े पिछड़े इलाके में गिना जाता था। आज बुंदेलखंड के अंदर पानी की जो समस्या थी, आपने स्वयं कहा कि ट्रेन से पानी लाया जाता था और टैंक पानी लाया जाता था। आज वहां पर
70 सालों से बड़ी परियोजनाएं लाने का रास्ता हमने पूरा किया है। बाण सागर परियोजनाएं और अर्जुन सागर परियोजना को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरा किया है। 13 अन्य सिंचाई की परियोजनाओं को हमने पूरा करके बुंदेलखंड को आज जो है पानी की समस्या से बाहर किया है। और मैं बताना चाहता हूं, आपने जो मटर की बात की, अन्य खेती की बात की, एक बड़ा वहां पे और उद्योग उत्पन्न हुआ है। अभी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए लोगों ने झांसी मंडल को चुना है और वहां पे कई लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, वहां से आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है। तो ये एक हम लोगों ने परसेप्शन बदलने का प्रयास किया है। जिस प्यासे बुंदेलखंड की बात होती थी, महिलाओं की दुर्दशा दिखाई जाती थी कि बहुत बीलों से दूर दूर के रखते पानी भी समस्या, हालांकि हम लोगों ने उसको कवर किया है और उसके दर्द अभी तक हम लोगों के मन में है। निश्चित बात है कि देखिए, आप जर्नलिस्ट रहे हैं, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं पूर्व में, तो हम इन सब चीजों से विभीषिका से जूझते रहे हैं। और मैं स्वयं कहता हूं, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो गरीब का दर्द जानता हो। वो दर्द जानने वाला हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो गरीब के घर से आया है, जो पिछली जाति से आता था, जो चाय बेचता था, उसको पता है कि गरीब का दर्द क्या होता है, गरीब कैसे इलाज के लिए तड़पता है, गरीब कैसे बिजली के लिए तड़पता था, गरीब कैसे अन्य के लिए तड़पता था। हमारी सरकार ने उन्हीं गरीबों को मुख्य रूप से रख करके हमने देश भर में 80 करोड़ लोगों को जो है हम लगातार 2 साल से फ्रिज में अनाज पहुंचा रहे हैं। 15 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंच रहा है। बुंदेलखंड को प्यास से मुक्त करने का प्रयास पूरा किया गया है। अब बुंदेलखंड भी जो है देश के अंदर एक बड़ा जो है क्षेत्र आएगा, जो जिसकी जो है सहभागिता और उपयोगिता साबित करेगा। मुझे लगता है अगर 5 साल उत्तर प्रदेश को अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता जो देने जा रही है, हम एक मील के पत्थर में हम उसको उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम राज्य बना के साबित करेंगे। बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा है कि प्रथम राज्य बने उत्तर प्रदेश, इसकी संभावना हम लोगों को है। प्रेमकांत जी, आलोक जी ने कहा कि पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री आते हैं जी, यानी पिछड़े वर्ग की जो वोट की लड़ाई है उसमें बीजेपी नंबर 1 रहना चाहती है जी। क्या लगता है कि वो सफलता दिख भी रही उत्तर प्रदेश में, या ये ऐसे ही? पिछड़ा वर्ग देखिए सबसे बड़ा वर्ग है जी, और उसका वोट बहुत मायने रखता है। तो इस लिहाज से अगर आलोक जी ऐसा प्रयास कर रहे हैं इस बात को उजागर करने के, इसको प्रपोज करने की, तो ये भाई राजनीति में उनका अपना पूरा औचित्य बनता है। और मैं समझता हूं कि ये रोहित जी भी ऐसा ही कोई प्रयास करेंगे। बुंदेलखंड के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी समस्या वहां पानी की जो हुआ करती थी, तो उससे हर चीज प्रभावित होती थी, खेती से लेकर के औद्योगिकरण, हर चीज। अब जो बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों को डिफेंस कॉरिडोर से जो उम्मीदें जगी हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसी सूरत में जो काम शुरू हो रहा है, जिसका कुछ शुरुआत हो रही है, तो मतदाता अपने, हालांकि बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक खेती जिसकी बात कर रहे थे अभी आलोक जी, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बुंदेलखंड बढ़ रहा है। मटर की खेती पहले से बहुत अच्छी हो रही है और डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जाने के बाद तमाम चीजें वहां बदली हैं। लोगों का जीवन बदला है। पानी के लिए जो घंटों 2-2 घंटे पानी के लिए जाते थे, वो चीजें बदली हैं। आलोक जी, रोहित जी और प्रेमकांत जी, तीनों लोगों का बहुत बहुत आभार। लेकिन ये जो पूरा ये पूरा कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं, इसका मात्र उद्देश्य ये है कि जो जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी नीति और नीयत आप सब लोग देख सको और उसी आधार पर अपने मत देने का फैसला कर सको। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये फायदा रहेगा। हम एक छोटे से सवाल और ले लेते हैं। रोहित जी, जल्दी से एक चीज बता दीजिएगा कि क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी चुनाव ठीक से लड़ रही है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सवाल आपको पूछना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ठीक से लड़ रही है कि नहीं लड़ रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीन खो चुकी है उत्तर प्रदेश। नहीं, हम देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट चेंज कर रहे हैं। जमूराबाद में आपके जो प्रत्याशी हैं राजभर जो कह रहे हैं हमारे ऊपर हमला हो रहा, तो बड़ी बेचैनी है आपके गठबंधन में। नहीं, हमारे गठबंधन में कोई बेचैनी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खिन्न होके उनको छोड़ के हमारे यहाँ आए हैं। और जो हमारे यहाँ, क्योंकि अब वो बिल्कुल एंड समय पे आए थे, और वहां पे ऑलरेडी हम उम्मीदवार घोषित कर चुके थे जो सीट पे वो लड़ते हैं। तो अब जो यहाँ हम डिसाइड कर चुके थे उम्मीदवार पहले से ही, जिसपे वो लड़ते थे, तो इसलिए हमने उनको दूसरी सीट दी है जहां पे वो चुनाव लड़ सके। तो हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ कोई राजतंत्र तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह कि किसी। चलिए, मैं आलोक जी से पूछ रहा था। आलोक जी, रोहित जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये तो परिवारवाद है, तमंचावाद है। ये बिल्कुल समाजवाद तो बिल्कुल नहीं, समाजवाद तो वहीं खत्म हो गया था। देखिए लोहिया जी की आज आत्मा रोती है। वो किस तरह का 5 स्टार कल्चर का समाजवाद देखा जा रहा है। अखिलेश यादव जी मर्सिडीज बेंज की गाड़ी में जो है अपना रथ बना करके चलते हैं, BMW की साइकिल से चलते हैं,
BMW और मर्सिडीज बेंज की कार से चलते हैं। तो ये समाजवाद जो है लोहिया जी का समाजवाद नहीं है। हाँ, एक परिवार का समाजवाद जरूर है। और हमें साफ साफ कहना चाहता हूं, इस पर समाजवादी पार्टी के अंदर परिवार के अलावा कुछ नहीं है। एक समय पर 45 लोग इस परिवार के जो है नेता थे, विभिन्न पदों पर बैठे हुए थे। वहां पे आम कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं था। वहां रोहित जी के लिए कुछ नहीं है। और यही बात, रोहित जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो भी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। वहां पर रोहित जी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो पाएंगे और अखिलेश जी की पार्टी में कभी जो है कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो पाएगा। सिर्फ उनके परिवार सुझाव है कि आप भी अपना दल बदल सकते हैं जहां नहीं, मैं जवाब दे दूं। ज्योतिराज सिंधिया जब आपके यहाँ ज्वाइन करते हैं तो वो परिवारवादी नहीं है। ना, हमारे अध्यक्ष की बात हो रही है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ नड्डा जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा? ये नड्डा जी का बेटा नहीं होगा। इसके पहले अमित शाह जी अध्यक्ष थे, तो अमित शाह जी का बेटा जो है अध्यक्ष नहीं हुआ पार्टी का। तो पार्टी के सर्वे सर्वा जो नीति नियंता होता है वो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता के बीच से आता है। राजनीतिक क्षेत्र में कई लोग काम कर सकते हैं। हमारी जेब की पार्टी नहीं है, लाखों करोड़ कार्यकर्ताओं से बनी हुई पार्टी है जो लगातार जनता के बीच में काम करके वो काम करके आज आ रहे हैं। योगी जी का कोई बेटा नहीं है जो आकर के जो मुख्यमंत्री बन जाएगा। वहां पर मोदी जी का कोई बेटा नहीं है जो आकर के मोदी जी का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो आपके यहाँ खाली रोहित जी, आलोक जी, आप दोनों लोग अपनी आवाज को विराम देते हैं और हम आपको पुनः आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, राजनीतिक चर्चा सकारात्मक रूप से की जाए, ये बेहतर रहता है। और हम फिर प्रयास करेंगे कि अगले कार्यक्रमों में सकारात्मक रूप से चर्चा को जनता तक ले जाए, आपके जो नीति है उसको भी ले जाए, जिससे जनता मतदान में सुविधाजनक तरीके से कर सके। आप लोगों का पुनः आभार। नमस्कार।